I hope you all are fine. And are you ready to learn with me about democracy or what is equality in democracy? So this is the PPT for you to study about democracy. इससे हम डेमोक्रेसी को समझेंगे. ये क्लास 7 का सिविक्स एंड पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 1 है. पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. तो चलिए शुरू करते हैं. As you can see in the screen that topics, कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो वो है हमारा पहला टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार की होती हैं डेमोक्रेसी. इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ, डेमोक्रेसी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे डेमोक्रेसी बढ़ी, एक्सपांशन कैसे हुआ, सभी देशों को कैसे पता चला डेमोक्रेसी के बारे में, नेपाल में कैसे डेमोक्रेसी आई, क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी, फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, लोगों के साथ किन किन तरीकों की इनइक्वालिटी होती है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, Indian democracy, okay, Indian democracy, equality in Indian democracy. However, government ensure equality. सरकार कैसे मदद करती है लोगों को. बोल तो दिया कि एक देश है जहाँ पे आपको इक्वल राइट है, लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही है फॉर टू इंश्योर इक्वलिटी. एंड लास्ट में हम मार्टिन लूथर की स्टोरी के बारे में भी समझकर कुछ दूसरे देशों की डेमोक्रेसी की स्थिति के बारे में भी समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. ओके, डेमोक्रेसी इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. जो हमेशा पढ़ते हैं कि ये वर्ड लैटिन से लिया गया है, ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है. तो वैसे ही डेमोक्रेसी भी एक वर्ड है जो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेमोस. डेमोस मीन्स पावर ऑफ पीपल. जब सारी पावर, सारी ताकत जनता के हाथ में हो, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी. व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी. व्हेन द पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. उसको कहते हैं लोकतंत्र, लोगों का राज्य, इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. A system in which government of a country is elected by the people. एक वो सिस्टम जिसमें सरकार लोगों ने चुनी है, जिस सरकार को लोगों ने चुना है, वो लोगों में से ही चुनकर लोगों के लिए ही भला काम कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, उनके लिए ही सब कुछ कर रहा है, वही फॉर्म होता है डेमोक्रेसी. ओके, अगर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बोल सकते हैं हम, जैसे एक स्कूल में हम एक मॉनिटर चुन लेते हैं जो हमारी पूरी होल क्लास के बिहाफ में पूरे अपनी बात जाकर सर को कहता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहता है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात को आकर सारी क्लास को कन्वे करता है. तो वो एक पर्सन जिसे हमने चुना, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर कुछ गलत होगा तो वो अकाउंटेबल है और वो हमारे लिए ही वर्क कर रहा है. हमारी हर क्लास की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो हर क्लास की अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग क्लास का मॉनिटर बता रहा है. तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. ओके, विदाउट डेमोक्रेसी चीजों को चलाना. डेमोक्रेसी क्यों यूज कर रहा है एक देश? इसीलिए यूज कर रहा है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो देश को चलाना आसान नहीं होगा. Okay, a system in which the government of a country is elected by the people. वो सिस्टम जहां पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई हो, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी. The constitution say that government shall not deny to any person in India equal before the law. हमारा संविधान कहता है कि सब न्याय से बराबर हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, सब पे बराबर न्याय लगता है, और उसका कोई पर्टिकुलर स्टेटस नहीं देखा जाता कि वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, कौन से रिलीजन का है, उसको कुछ भी नहीं देखा जाता है. भारत में सब एक समान है और सब पे एक ही न्याय लागू होता है. अब हम देख लेंगे कि सरकार, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है. इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सरकार क्या होती है. गवर्नमेंट वो होती है जो आपके देश को चलाती है. जैसे एक स्कूल को प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर चला रहे होते हैं, वैसे ही एक हॉस्पिटल को भी सीईओ, एक कंपनी को भी सीईओ चलाता है, मैनेजर चलाता है और ऑफिस के लोग चलाते हैं. वैसे ही एक बड़े से देश को प्रेसिडेंट
पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब मिलकर देश को चलाते हैं। यही होती है सरकार, जो रूल को बनाती है देश के लिए और रूल्स के हिसाब से देश को चलाती है, वही होती है सरकार। तो सरकारें होती हैं 3 तरह की। अगर हम पुराने जमाने की भी बात करें, आज भी कुछ देशों में होती है, जो मोनार्की गवर्नमेंट होती है, जो राजा रानी जो कह दे उस वही सबको मानना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड मोनार्की गवर्नमेंट। फिर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, हिटलर वाली, कि हमने कहा, या आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया में अगर उन्होंने कह दिया आपको हंसना है, सबको तो हंसना है, नहीं तो आपको गोली से मार दिया जाएगा। तो वो होती है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स की लोकतांत्रिक, ये सबसे ज्यादा कंट्रीज में यही गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में यहाँ पे देश के लोग ही चुनते हैं कि हम पर कौन राज करेगा, और फिर जब देश के लोग ही चुनते हैं तो लोगों को उनके हिसाब से काम भी सरकार को करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही, डेमोक्रेसी ही कितने टाइप का होता है। डेमोक्रेसी सिर्फ 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम ये देखेंगे कि ये छोटी पॉपुलेशन कंट्री या स्टेट जो है वहाँ पर अप्लीकेबल हो सकती है। यहाँ पे हर एक इंसान की इम्पोर्टेंस होती है, हर एक इंसान अपनी वोट करता है किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि सब लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। बट अगर बड़े पॉपुलेशन की बात आ जाए, जैसे इंडिया अब टॉप पर आ गया है, टॉप पॉपुलेशन पे, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी करना मुश्किल है। 140 करोड़ लोगों के पास हर एक इशू के लिए जाना मुश्किल है कि आप बताइए। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने वार्ड से किसी को चुन लेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के से किसी को चुन लेंगे, हम अपने स्टेट से किसी को चुन लेंगे, हम अपनी कंट्री के लिए किसी को चुन लेंगे, और वो हम सबके लिए वर्क करेगा। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, इंडिया, जापान, फ्रांस, ये सभी जगहों पर यही डेमोक्रेसी को माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो अगर हम बोले तो कुछ अंग्रेजों से हमें पता चला डेमोक्रेसी के बारे में, नहीं। हमारे यहाँ हर चीजें भारत में पहले ही शुरू हो चुकी थी। जैसे हम महाजनपद की बात करें, एंशियंट पीरियड की बात करें, तो महाजनपद के टाइम पे चाणक्य ने जो अपनी नीति की बुक लिखी थी, उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की राजनीति के बारे में बताया था। तो महाजनपद टाइम से ही जो महाजनपद थी, मगध, काशी, कौशल, तो इन सब के टाइम से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत इंडिया में हो गई थी। जैसे कि पहले लोकल संघ होते थे, गानाज होते थे, पंचायत होती थी, तो उससे ही धीरे धीरे डेमोक्रेसी की इंडिया में शुरुआत हो गई थी। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसे एक्सपांशन हुआ, कैसे लोगों को पता चला कि आज़ादी क्या होती है, क्या हम किसी के गुलाम हैं। लोगों को तो सालों तक ये भी नहीं पता था कि किसी और देश ने उनको गुलाम करके रखा है। तो उन्हें कैसे पता चला हम गुलाम हैं, और अगर हम गुलाम, ये चले भी गए हमें छोड़ के, हम गुलाम नहीं भी हैं, तो हम अपने आप को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए हुआ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया। और उसके बाद 1776 की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ। नॉर्थ अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस ने मिली, तो उन्होंने भी पार्शियल डेमोक्रेसी अपनाई थी। पार्शियल डेमोक्रेसी मींस कि वहाँ उस टाइम पे वुमेन्स को भी अभी तक तब तक वोट देने का राइट नहीं था, इसलिए पार्शियल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन के बाद से उन लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपनाया। और जब कोलोनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई, जब बहुत सारी कंट्रीज को समझ में आया कि अगर हमें अपने देश को हमारे हिसाब से चलाना है, किसी राजा रानी, किसी हिटलर का राज नहीं चाहिए, सरकार चाहिए, प्रॉपर सरकार चाहिए, तो वो होनी चाहिए डेमोक्रेसी। तो फिर एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देख सकते हैं, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन 1970 ऑफ रशिया,
बहुत बड़ी बूस्ट आई इसके बाद, सारे कंट्रीज को पता चला कि अच्छा, प्रोटेस्ट करना से, लड़ाई करने से, अगर हम स्लेव हैं तो हम ये कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ताकि हम भी एक आज़ाद देश बने। और इंडिया को तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से, जिससे इंडिया ने मदद भी ली थी अपने आज़ादी के लिए। तो बहुत बूस्ट आया डेमोक्रेसी में, बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने फिर डेमोक्रेसी को अपनाया। फिर उसके बाद रीसेंट फेज की बात करें, कुछ टाइम पीरियड 1970 से 18 की बात करें, तो जैसे ही मतलब बोल सकते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन पीरियड था अंग्रेजों का वो खत्म हो गया, और फिर लोगों ने किसको अपना लिया, डेमोक्रेसी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसी कितनी कंट्रियों ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अपनाया। नेपाल डेमोक्रेसी का थोड़ा सा देखेंगे कि नेपाल में किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, या नेपाल में क्या स्टोरी थी। नेपाल में ये था कि नेपाल एक मोनार्की देश था। मोनार्की वही जो किंग एंड क्वीन का राज चलता था, वही वैसा देश था। यहाँ पे थे किंग बीरेंद्र, एग्री टू मेक इन, ये एग्री कर लिया था इन्होंने कि जो पार्लियामेंट हम बनाएंगे वो मोनार्की पार्लियामेंट बना देंगे। उसमें जो किंग होगा वो हेड होगा ऑफ द स्टेट होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। ऐसा मतलब उन्होंने कहा था। मतलब मोनार्की में भी थोड़ी थोड़ी उन्होंने डेमोक्रेसी डालने की कोशिश की, लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोगों ने फिर भी उसके बाद भी 2001 में उनको मार दिया। और फिर उसके बाद 2005 में लोगों ने मैसिव प्रोटेस्ट करी डेमोक्रेसी के लिए, और भी उसके बाद राजा आए, लेकिन वो भी इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, तो कोई टिका ही नहीं। फिर 2005 में मैसिव प्रोटेस्ट हुई, और 2008 में जाकर नेपाल ने डेमोक्रेसी को और खुद को फ्री मतलब लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया। और फिर वहां पर जो प्रेसिडेंट होता था वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब आ जाते यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अलग अलग देशों ने अलग अलग टाइम पे अपनाया। आजाद होने के बाद भी कुछ देश 20 साल 30 साल तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को नहीं अपनाते थे। ये है क्या चीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया, तब हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपना लिया था, जब हमारा संविधान आया था। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में होता ये है कि जब भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसी कंट्री में है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है, तो हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कलर का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो, लड़की हो, अगर वो 18 अबव है, 18 साल से ऊपर है, तो वो वोट करेगा। उसके पास जमीन हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसे क्राइटेरिया होता था कि आप लड़के होना चाहिए, आपके पास जमीन होना चाहिए, आपके पास इतना ये होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो, तभी आपको अधिकार है। बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हर एक 18 साल से अबव वोट करेगा। तो ये होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्यों जरूरी है, क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हर देश चाहता है कि वो एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। डेमोक्रेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर जो है सरकार लोगों की इच्छाओं पर बनी है। लोग जो चाहते थे उन्होंने उस सरकार को बनाया। तो लोगों, अब सरकार को किसके बारे में सोचना है? उन्हीं लोगों के बारे में जिन्होंने उसको वहां पर बैठाया उस पोजीशन पे। वेलफेयर ऑफ ऑल, वो सबके भले के बारे में सोचेगा। सरकार क्या करती है, अपने लिए तो कोई स्कीम बनाती नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेट में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना। और अगर देश की बात कर ले तो देश में भी सरकार बीपीएल कार्ड वालों के लिए आयुष्मान योजना पूरे देश में चला रही है। तो इस तरीके की वेलफेयर ऑफ लोगों का भला करती है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ये कि अगर सरकार है डेमोक्रेटिक तो वो ये सब काम करेगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। करोड़ों का पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा पैसा
जो आपने लगाया वो कहाँ लगाया और कितना लगाया। पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉ, यहाँ पर ये हो जाता है कि अच्छे लॉ, क्योंकि 5 साल के बाद सरकार बदल देंगे, हमें सरकार पसंद नहीं आए, 5 साल तक आप टिक जाओ, कभी कभी तो 5 साल भी कोई सरकार नहीं टिक पाती, तो हम उसके बाद उस सरकार को हटा देंगे। तो एक डर रहता है कि अगर हमने अच्छी लॉ नहीं बनाया या इन 5 सालों में कुछ अच्छा काम नहीं किया तो जनता हमको दोबारा यहाँ पर बैठाएगी भी कि नहीं। जनता का राज है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल एजुकेशन, यहाँ पर लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है थोड़ा राजनीति से रिलेटेड, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, कि आपके अधिकार क्या क्या हैं, आप किस चीज़ के लिए लड़ सकते हो, किस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते। डिग्निटी बनाए रखता है, लोगों का मान सम्मान बनाए रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, संविधान है हमारा, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार, किसी को गलत नहीं बोल सकता है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, अगर पहुंचाता है तो फिर वो फिर वो जुडिशरी के पास जा सकता है, केस कर सकता है। बेस्ड ऑन द लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, और हमारी डेमोक्रेसी इक्वलिटी पे बेस्ड है, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, जैसे कि कुछ पार्टी होती हैं जो में मेजॉरिटी पार्टी होती है जो रूल्स बनाती हैं, उनके डिसीजन से रूल बनता है, जो बिल है वो पास होके एक्ट बनता है। बट कई बार क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी भी स्ट्रांग होती है, तो वो ऐसे ऐसे सवाल उठाती है जिससे उनको लगता है कि नहीं, अगर हमने गुड डिसीजन, अच्छे क्वालिटी के डिसीजन नहीं लिए तो लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टी हम पे उंगली भी उठा सकती है और हमारी सरकार गिर भी सकती है। मेथड टू डील विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और फिर अलग अलग समय पे, जैसे कोरोना आया, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, यही कोरोना आया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बहुत बुरी स्थिति आ गई, तो सरकार ही तो मदद करती है। क्या हम जाते हैं, हमने पूरे देश में एक इंसान गया सबको खाना पहुंचाने गया, एक इंसान ने सब कुछ किया, नहीं, सरकार ने अलाउ किया, सरकार ने मदद की, तब जाके हमारा देश इस बुरे कॉन्फ्लिक्ट से भी बच पाया। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं होगा, सब अपनी मर्जी चलाएंगे, जिसको जो करना है वो वही करेगा, और कोई भी नहीं चीज सही चीज नहीं रहेगी, पूरा चॉज हो जाएगा और एक देश अच्छे से नहीं चल पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी की। अब हम डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी की बात क्यों कर रहे हैं? अगर डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, इक्वेलिटी नहीं है, इक्वेलिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, बराबरता नहीं है, लोगों में एक समानता नहीं है, तो लोकतंत्र का कोई भी मतलब नहीं है। तो लोग अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी करते देश में, जेंडर को लेकर, जो अब तो धीरे धीरे वक्त के साथ बदल रही है, कास्ट को लेकर कि आप इस कास्ट के हो, हम अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजन को लेकर कि आप इस रिलीजन के, आप माइनॉरिटी वाले रिलीजन के हो, या जो भी है पॉलिसीज है, लोगों के अंदर ही मतभेद चलते आ रहे हैं सालों से, आज से नहीं सालों से, तो उसको बदलने में तो समय लगेगा। जब हम आज़ाद हुए 1947, और 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद जब हमारा संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो लोगों को ये था कि हाँ, अब इस संविधान में ऐसा कुछ होगा कि अब उन लोगों को भी बराबर का सम्मान मिलेगा जो अब तक इतने सालों तक ये सब चीजें फेस करते आ रहे थे। तो उसके लिए हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने, जो खुद एक दलित थे, जिन्होंने खुद बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, और फिर उन्होंने यही सोचा था कि जब भी संविधान बनेगा तो ये चीज उसके अंदर आएगी, इक्वेलिटी फॉर ऑल। तो अंबेडकर ने इक्वेलिटी के लिए लड़ाई करी, अनटचेबल लेके लिए लड़ाई करी, जो छूत अछूत चलता था उसके लिए लड़ाई करी, और संविधान में इस चीज को डाला कि कोई भी मतलब कि अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी रेस, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब बराबर है। तो संविधान ने एक लिखित रूप में दे दिया कि कोई भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है इंडिया में। अगर आप एक इंडियन हैं तो हम सब बराबर हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी, अब संविधान में ऐसा क्या है जो इक्वलिटी को दर्शाता है, इसे हम यही याद कर लेंगे। आर्टिकल 14 हमको ये बताता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ
कोई भी स्टेट किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप इस रिलीजन के हो, या आप गरीब हो, या आप काले हो, या आप गोरे हो, या आप यहाँ के नहीं हो तो हम आपको रहने के लिए घर नहीं देंगे, या आपको होटल नहीं देंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी आपके बर्थ प्लेस को लेकर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट और सिटीजन ऑन द ग्राउंड। आपका रिलीजन को लेकर, आपकी कास्ट, आपकी रेस, आपके प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहीं भी जन्म आपने लिया है लेकिन आप एक इंडियन सिटीजन हो, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 नो वन डिस्क्रिमिनेट यू। कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 देयर शिल बी इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। और अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 के अंदर आपको सबके साथ बराबर का नौकरी में हो या किसी भी चीज में, पढ़ाई में, हर चीज में आपको बराबर का अधिकार मिलेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छूत अछूत की चीजें लोगों ने हजारों साल तक, 500 सालों, हजारों सालों तक फेस करी। भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए अलग से एक आर्टिकल बनाया, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 की ये छूत अछूत वाली जो चीज है, अब ये और नहीं चलेगी। अगर किसी ने भी किसी के साथ ये चीज करी तो सीधा उसको जेल जाना पड़ेगा। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। कोई भी मतलब कोई भी अपने नाम के आगे, जैसे पहले राजा महाराजा वो लगा लेते थे ना, मुगल्स भी महाराजा धीराज पधार, ऐसे करके कोई भी टाइटल्स हम अपने मन से इंडिया में रहकर अपने आप को खुद हेड नहीं बना सकते। तो ये हमारे संविधान ने किया, हमको बराबर महसूस कराने के लिए। हाउ गवर्नमेंट और क्या करती है, सरकार क्या करती है। अब सरकार लॉ तो बना दी, उसके बाद सरकार चल रही है। सरकार क्या कर रही है देश में इक्वालिटी लाने के लिए। सरकार लोकल लेवल पे डिसीजन लेने को बोलती है, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार कभी आके नहीं बोलती कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो पंचायत में, नहीं। छोटे लेवल पे भी लोगों को पावर दे के रखी है कि आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एरिया में क्या सही है और क्या गलत। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जब से आया, उसके बाद वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिला उनके फादर प्रॉपर्टी पे। ये इससे भी इक्वालिटी, वुमेन इक्वालिटी देखने को मिली। डाउरी पनिशेबल ऑफेंस बना दिया, दहेज अगर कोई लेगा, क्योंकि दहेज प्रताड़ना से बहुत महिलाओं की मृत्यु भी हुई। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आ गया 1976। जो आदमी काम कर रहा है, महिला काम कर रही है, सबको वही काम कर रहे हैं अगर सेम, तो उनको भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना एक आदमी को मिल रहा है, जितना एक महिला को मिल रहा है। डिसेबिलिटी एक्ट आ गया 1995, जिसमें डिसेबल लोगों को भी सब बराबर का अधिकार, उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए, जॉब देने के लिए। और SC ST रिजर्वेशन के लिए कभी लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है कि क्यों है ये SC ST रिजर्वेशन, हम जनरल में होकर हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये रिजर्वेशन, और वो क्यों इतने कम। क्योंकि बेटा उन्होंने हजारों सालों, हमारे ही वंशज, हम कह सकते पूर्वज, हमारे ही पूर्वज जिन्होंने अनटचेबिलिटी करके उनको पानी नहीं बनने दिया, उनको बराबर में कभी बैठने नहीं दिया, उनके बच्चों को कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। तो अगर ये संविधान नहीं आता, ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नहीं आता, ये रिजर्वेशन नहीं आएगा, तो शायद वो हमेशा डाउन ही रह जाएंगे। तो उनको ग्रो करने के लिए कुछ समय के लिए ये संविधान है। जिस दिन हम उनको बराबर समझने लगेंगे, वो हमारे बराबरी के लेवल पे आ जाएंगे, उस दिन ये आर्टिकल भी हट जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा। अब हम देख लेते, जैसे हमने देखा कि नेपाल ने भी लड़ाई करी डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, नॉर्थ अमेरिका भी आज़ाद हुआ, इंडिया ने भी लड़ाई करी। और फिर हम देखेंगे कि सिविल राइट मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हिंदू मुस्लिम वाला, जो लड़ाई चलती है अपने यहाँ पर, या कास्ट वाली जो लड़ाई चलती है, तो अपन बोलेंगे सिर्फ इंडिया में ये सब होता रहता है, इंडिया के लोग ही कास्ट को लेकर ये सब लड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो अफ्रीका से अमेरिका गए थे, तो वो उनका कलर काला था और अमेरिकन गोरे थे, तो इस वजह से भी वहां पर बहुत मतलब दिक्कतें चलती थी, काले गोरे में इंफीरियर सुपीरियर चलता था। तो उसके लिए 1964 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दैट सिविल राइट मूवमेंट। ये कैसे शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई जब 1955 एक दिसंबर को 42 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन
बस में बैठी हुई थी और ये कलर्ड सीट में जाके बैठ गई, क्योंकि और मतलब ऐसा स्पेस बना होता है जैसे अपने इसमें भी महिलाओं के लिए बस में स्पेस है, ये लड़कों के लिए, ये इतना महिलाओं के लिए, वैसे ही वहां पर कलर्ड और ब्लैक, मतलब ब्लैक के लिए स्पेस अलग था और कलर्ड के लिए बस में स्पेस अलग था। तो वो ब्लैक में स्पेस नहीं होगा तो वो कलर्ड में जाके बैठ गई, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। और अनदर पर्सन आया, वहां पे गोरा आया और उन्होंने कहा कि आप हटिए यहाँ पे, मुझे बैठना, ये मेरी सीट है। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं नहीं हटूंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो उसके बाद से उन्हें जेल भी भेजा गया, उनको फाइन भी देना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज की से ही किसी चीज की शुरुआत होती है, तो बस यही वो इंसिडेंट था जिससे सिविल राइट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। उन्होंने सोचा कि ये बहुत मतलब गलत चीज है और हम सबको इसके लिए लड़ना चाहिए। इसमें सबसे महान, जैसे कि अगर हम बोले कि गांधी जी इंडिया के, वैसे ही यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट को अगर किसी ने शुरुआत की तो वो थे हमारे मार्टिन लूथर किंग जे.आर। मार्टिन लूथर किंग जे.आर ये इंस्पायर्ड हुए थे गांधी जी से, गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। ही फॉट अगेंस्ट प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मीन्स यही जो काले गोरे में भेदभाव, किसी भी चीज में भेदभाव करते हैं, दैट्स वर्ड मीनिंग प्रेजुडाइज। तो मार्टिन लूथर जो थे ये गांधी जी के नॉन वायलेंट स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये 1959 की बात है, 1960 तक हम आज़ाद हो चुके थे और हमारी काफ़ी बुक्स भी छप चुकी थी इंडिया फ्रीडम की। तो इन्होंने उसको पढ़ा था और ये गांधी जी से इंस्पायर थे, तो इन्होंने भी इसी तरीके के मूवमेंट को शुरुआत की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करके। इन्होंने भी 1959 से 1963 से इन्होंने बोला, आई हैव अ ड्रीम, मैं चाहता हूँ कि ये भेदभाव, ये सब चीज़ें क्या हूँ, ख़त्म हो। और फिर 1964 में इनकी 5 सालों की मेहनत जो थी वो रंग लाई और 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हो गया। मतलब कह सकते हैं कि हर एक देश संवैधानिक होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, डेमोक्रेटिक होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वहां पे इक्वेलिटी हो। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अगर इक्वेलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, इज फॉर द पीपल, इज बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जब आप ही में से, आप ही के लिए और आप ही के द्वारा ही किसी इंसान को खड़ा किया जाए और वो आप ही के लिए वर्क करे, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में इक्वलिटी भी होना जरूरी है और जितने भी हमने फीचर्स पढ़े वो भी होना जरूरी है। और सरकार को ये समझना जरूरी है कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो देश की जनता हमको हटा भी देगी। तो ये चैप्टर था, और आपको इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जैसे कि हमने टॉपिक्स देखे थे, डेमोक्रेसी कितने प्रकार की है हमने देखा डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने देखा कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, महाजनपदास से, फिर इसका एक्सपांशन देशों में कैसे हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन से हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन से हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। और फिर हमने देखा कि कैसे नॉर्थ अमेरिका को आज़ादी मिली और क्या इसके की फीचर्स थे डेमोक्रेसी के, और इनइक्वालिटी क्या होती है, लोगों के साथ क्यों होती है इनइक्वालिटी, कैसे हमारे देश के लोगों ने इनइक्वालिटी को हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि इनइक्वालिटी लोगों में ना रहे। और फिर उसके बाद हमने पढ़ी अमेरिका की, अफ्रीकन अमेरिकन की, मार्टिन लूथर की कहानी। तो आई होप all you understand about this, and if you have any doubt please comment down and tell me. I always be there for you. Thank you so much my students. Subscribe to my channel.